हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एंट्रोपी का चैप्टर। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में हमने देख लिया है कि हीट इंजन कैसे वर्क करता है, मतलब कि कैसे उसका कैलकुलेशन करेंगे। इफिशियंसी आया क्योंकि जो प्रॉब्लम आया है मैक्सिमम वो इफिशियंसी से आया है और उसी से रिलेटेड टेम्परेचर पूछा है। तो इसमें हम क्या देखेंगे वो एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, बीएचयू बीएससी 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। बिल्कुल ही सिंपल है, थ्योरी पे बेस्ड है। अगर एक बार हमने सीख लिया है कॉन्सेप्ट तो हम इजीली कर पाएंगे। और जितना भी हमने अभी तक किया है, अगर आप अच्छे से सॉल्व किए होंगे या पढ़े होंगे उस कॉन्सेप्ट को, तो आप देखे भी होंगे कि आपका मैक्सिमम 1 मिनट लेता होगा ऐसे थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जो ज्यादा टाइम लेता है उसको हम खुद नहीं करा रहे हैं, बट अगर देखें तो 4 में से 3 क्वेश्चन आपके इजीली बन गए होंगे 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे भी देखेंगे ये थ्योरी पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये किस पे है? एंट्रोपी पे है। तो ये चीज हम देख लेंगे इस वीडियो में। और क्या देखेंगे, हमने रेफ्रिजरेशन चैप्टर अभी नहीं पढ़ा है, मतलब एक कंसेप्ट बचता है हीट इंजन के बाद, रेफ्रिजरेशन या हीट पंप। तो हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, बहुत पहले आया था 2000 में आया था बीएचयू बीएससी में, बट हो सकता है चांसेज है। तो एक बार हम देख लेंगे बहुत ही कम टाइम में कि जिससे आपका अगर आए तो क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेफ्रिजरेशन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इस पे हम आएंगे। हमने हीट इंजन वाले में देखा था, एक बार इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि इसी से रिलेटेड वो भी है। तो हीट इंजन हमने देखा था कैसे बनाया था। यहाँ पे आपको हीट इंजन एक बना लेना है। ठीक है, और एक क्या था, यहाँ पे टेम्परेचर T1 लिखे थे और यहाँ पे ऐसे कुछ टेम्परेचर था। यहाँ पे हमने बताया था कि Q1 हीट सिस्टम को जा रहा है, ये Q1 Q2 हमारा रिजेक्ट हो रहा है सिस्टम से, ये हमने सिस्टम माना था। ठीक है, फिर ये हमारा क्या होगा, वर्क प्रोड्यूस होगा। तो हमने इसके लिए क्या बताया था कि ये कहां से आया है, प्लैंक केल्विन स्टेटमेंट। तो वहां से आप पढ़ लेंगे जो हमने बताया है कि यहां से ये इसका रिजल्ट आया है कि यहाँ पे क्या बताया था ये, कि अगर कोई भी सिंगल रिजर्वायर है, मतलब ये जो हम बोलते हैं रिजर्वायर बोलते हैं, तो यहाँ पे कोई एक इंजन है हमारा, मान लेते हैं हीट इंजन। ठीक है, तो यहाँ से आप Q1 अमाउंट पे हीट दिए इंजन को, तो ये डायरेक्टली आपको W नहीं दे देगा, मतलब Q1 इज नॉट इक्वल टू W होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ हमारा जो होगा सिस्टम को, मतलब सराउंडिंग को हीट रिजेक्ट होगा, तभी हम बोलेंगे कि हमारा कुछ अमाउंट ऑफ वर्क हुआ। ठीक है, तो ये हमने सारी चीजें देख ली है। अब इससे रिलेटेड एक और आता है स्टेटमेंट, जैसे अगर इसको बात करें तो प्लैंक केल्विन को, तो यहां से हमारा क्या आया, हीट इंजन। और एक और स्टेटमेंट है जिसका नाम है कि हमारा क्लासियस स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहां पे प्लैंक केल्विन से क्या है, हीट इंजन। अब क्लासियस से आएगा हमारा रेफ्रिजरेशन आता है, और क्या आता है, एक आता है हीट पंप। इसमें क्या होगा हमारा देख लेते हैं कि जैसे हमारा इसमें वर्क प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसमें हमारा वर्क देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक तरह से देखें तो वर्क इनपुट के लिए होता है, ये हमारा वर्क आउटपुट के लिए होता है। ठीक है, तो एक बार इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं कि इसमें ऐसा कुछ बोला गया था ना कि इम्पॉसिबल है कोई ऐसा डिवाइस बनाना जो कि लो टेम्परेचर से, सॉरी हायर, हाँ लो टेम्परेचर, जैसे यहाँ पे एक लो टेम्परेचर है। ठीक है, और यहाँ पे आपको हाई टेम्परेचर पे हीट फ्लो कराना, जैसे यहां से लो से आपको हाई टेम्परेचर पे हीट फ्लो कराना है। ठीक है, तो ये अपने से नहीं हो सकता। इसके लिए क्या करना होगा, आपको W अमाउंट ऑफ वर्क देना पड़ेगा। यहां से निकल रहा था, अब देखिए यहाँ पे W इनपुट हो जाएगा। क्या है इसका मतलब कि ये आपको वर्क देना पड़ेगा इसको फ्लो कराने के लिए। अब जैसे हमने क्या पढ़ा है कि यहाँ पे टेम्परेचर T हाई है, यहाँ पे Q अमाउंट पे हीट ट्रांसफर हो रहा है और ये हमारा लो है, तो ये अपने से हो जाएगा कि जब T हमारा हाई है T लोअर से, तो ये हमारा अपने आप ये हो जाएगा। बट अगर हमारा T लोअर से T हाई तक फ्लो कराना है तो हमें कोई एक ऐसा डिवाइस बनाना होगा, एक ऐसा इंजन बनाना होगा जिसमें हम वर्क दें, उसके बाद हमारा ये लो से हाई तक पहुंच सकता है। तो उन्हीं का ये स्टेटमेंट है कि इम्पॉसिबल है कन्वर्ट करना। हम अभी देख लेंगे, एक जगह लिखें तो वहां से आप क्लियरली समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ बोला गया था। आप देखे भी होंगे कि जो रेफ्रिजरेशन होता है, आप देखे होंगे जो फ्रिज व्रिज यूज करते हैं वो किस पे बेस्ड होता है, रेफ्रिजरेशन, उसी को बोलते हैं रेफ्रिजरेशन। जो आपका रेफ्रिजरेट करता है, मतलब आपका जो चीजें है ठंडा करता है, या एक हीट पंप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों देखेंगे कि क्या होता है। तो देखे होंगे कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका रेफ्रिजरेशन है। ठीक है, तो आपने स्विच ऑन किया, मतलब आपने पावर ऑन किया, तो आप दे ही तो रहे हैं एक तरह
टेम्परेचर से, फिर उसके वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपका थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। जैसे हमने हीट इंजन में क्या पढ़ा था कि यहाँ से T1 है, ये हायर है, ये लोअर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये हायर ये लोअर ऐसे ही लिखेंगे, बट होगा क्या कि हम यहाँ पे लो से हाई करेंगे। यहाँ पे अपना आप क्या हो रहा था, हाई से लो हो रहा था, तो हमारा वर्क प्रोड्यूस हो रहा था। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि लो से हाई मतलब QL लिखेंगे, यहाँ पे Q हाई लिखेंगे, तो ये लो से हाई जा रहा है, हमको हीट फ्लो कराना है। तो क्या करना होगा, हमको वर्क अमाउंट देना पड़ेगा, तो इसको हम बोलते हैं वर्क इनपुट। वहां पे बोले थे क्या, वर्क आउटपुट। तो ये चीज थी डिफरेंस में, यहाँ पे इसको रेफ्रिजरेशन बोलेंगे। और इसमें एक और चीज होती है कि रेफ्रिजरेशन और हीट पंप में क्या होगा, दोनों में वर्क हम इनपुट करेंगे, बट यहाँ पे एक डिफरेंस होता है रेफ्रिजरेशन और हीट पंप में। कभी आया नहीं है हीट पंप का, लेकिन रेफ्रिजरेशन का क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे हम एक COP डिफाइन करते हैं इसके लिए, जैसे हमने अभी पिछले क्लास में क्या किया था, इफिशियंसी डिफाइन किया था, ठीक है। तो इफिशियंसी क्या हो सकता है, मैक्सिमम आपका 1 से कम हो सकता है, या परसेंटेज में देखें तो 100 से कम हो सकता है। जब आइडियल होगा तो 100 होगा, अगर नहीं है तो इससे कम ही होगा। यहाँ पे क्या होता है कि COP आपका ग्रेटर देन 1 होता है, तो इसलिए हम इफिशियंसी का टर्म ना डिफाइन करके जैसे कोई एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं, उसका नाम देते हैं COP। COP का क्या मतलब है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, की मतलब जो इंजन है हमारा उसका परफॉर्मेंस क्या है। जैसे आपने कोई भी चीज किया तो जैसे आपको नंबर मिलता है या परसेंटेज मिलता है, तो ये आपका परफॉर्मेंस देखा जाता है। ऐसे ही इंजन को देखने के लिए क्या करते हैं, रेफ्रिजरेशन और हीट पंप के केस में आप क्या करेंगे, COP देखते हैं। COP मतलब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है, ठीक है। तो ये चीज थी यहाँ पे COP का फुल फॉर्म। ये क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। कभी कभी लेस देन भी 1 होता है, लेकिन जनरल कंडीशन में क्या होता है, ग्रेटर देन 1। बट हीट पंप के लिए यहाँ पे हमेशा आपका ग्रेटर देन 1 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट थी। अभी हम देखेंगे और चीज, तो आपको बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो COP डिफाइन करते हैं क्या होता है, हमारा डिजायर्ड वर्क, डिजायर्ड अपान में हम जो इनपुट दे रहे हैं वो बोलते हैं, ठीक है। तो वर्क इनपुट मतलब यहाँ पे लिख देंगे वर्क इनपुट बटे में डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है। जो हमारा मिल रहा है, क्या होता है कि हम जो किसी भी चीज को करते हैं तो हम किसी आउटपुट के लिए, मतलब हम कुछ करने के लिए करते हैं कि हमें कुछ आउटपुट मिले जिससे अच्छा हो हमारा काम। जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं रेफ्रिजरेशन में कि हम पानी रख देते हैं तो हमारा ठंडा होता है, ठीक है। तो ये हमारा डिजायर्ड है कि पानी ठंडा हो, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रेफ्रिजरेशन के केस में यहाँ पे लोअर वाला लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, QL डिवाइडेड बाई वर्क इनपुट। तो अभी हमने पिछले क्लास में देखा था कि आप इसको एनर्जी वाले बैलेंस कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पे QL जा रहा है, वहां पे QH आ रहा था, ठीक है। मतलब यहाँ वाले केस में क्या देख रहे थे पिछली बार, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर एनर्जी बैलेंस किए थे तो आप कुछ ऐसे किए थे, Q1 आया सिस्टम को, Q2 चला गया, ठीक है, और यहाँ पे W बाहर हो गया, तो वर्क आउटपुट हो गया। तो ये आप ऐसे बैलेंस करते थे। यहाँ पे आपका थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे QL दे रहे हैं, QH आपका निकल रहा है सिस्टम से, और Q इन दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको अगर बैलेंस करना चाहे तो देखिए QL लिखेंगे, सिस्टम को जा रहा है तो पॉजिटिव लिखेंगे, सिस्टम से बाहर जा रहा है तो यहाँ पे हमने देख लिया है QL हो गया पॉजिटिव का, QH रिजेक्ट हो रहा है, और W अमाउंट मतलब ये आप इनपुट दे रहे हो। तो हम क्या बताए थे, अगर यहां से फिजिक्स वाला यूज करेंगे, ठीक है। ये जो पंप है, हीट पंप है, रेफ्रिजरेशन है, ये सब सारी चीजें किस में आती है, फिजिक्स में आ जाती है, ठीक है। तो ये फिजिक्स में क्वेश्चन आएगा भी, तो आप अपने से भी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे W इनपुट का क्या हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि आप वर्क अमाउंट आप दे रहे हो इंजन को। क्यों दे रहे हो, क्योंकि हमें यहां से QL से Q हाई तक जाना है, ठीक है। अगर अपने आप हो जाता तब तो हमारा आउटपुट निकलता, लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअल में कि हमें QL मतलब लोअर टेम्परेचर से हमें हीट को क्या करना है, आपको बाहर रिजेक्ट कराना है। तो हमें इसलिए क्या करना है, W इनपुट आपको देना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए W इनपुट इक्वल टू लिख सकते हैं Q हायर माइनस Q लोअर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो COP आएगा क्या होता है, डिजायर्ड आउटपुट बटे में वर्क इनपुट। तो यहाँ पे Q हायर लिखेंगे माइनस Q लोअर लिख देंगे, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे ये किसके लिए, ये रेफ्रिजरेशन के लिए। रेफ्रिजरेशन के लिए क्या होता है, रेफ्रिजरेशन मतलब फ्रीज हो गया, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि हमारा जो ठंडा चाहिए, ठंडा मतलब QL लोअर टेम्परेचर पे चाहिए। और हीट पंप में क्या होता है, हमें जैसे ठंडी के समय में आप लोअर या AC में वो चलाते हैं, हीट पंप जो आपका काम करता है, तो उसमें क्या होता है हमारा Q हायर अमाउंट आप लेते हैं। डिजायर्ड वर्क क्या हो जाता है आपका, Q हायर लिख देते हैं, ठीक है। और वर्क इनपुट आपका सेम ही रहेगा, सेम ही ये डिवाइस रहती है, बस आपका क्या रहता है, डिजायर्ड चेंज हो जाता है। तो डिजायर्ड आउटपुट क्या हो जाता है, इसमें हमको गर्म चीज चाहिए रहती है। तो यहाँ पे QH हो गया हीट मतलब आप समझ भी रहोगे, हीट मतलब कुछ गर्म चीज से है रिलेटेड। तो यहाँ पे हीट QH डिवाइडेड बाई QH माइनस QL, ठीक है। तो इसको ऐसे
हीट पंप के लिए बोलते हैं, और रेफ्रिजरेशन के लिए बोले तो क्यू एल डिवाइडेड बाई क्यू एच माइनस क्यू एल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज थी, हम चलिए साफ से देख लेते हैं इसको एक बार कि पूरा क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पे हमने लिख लिया है, आप एक बार इसको देख लेंगे कि इट इज मतलब कोई एक ऐसा डिवाइस है जो इम्पॉसिबल है कन्वर्ट करना फ्रॉम लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे आपका मान लीजिए कि लो टेम्परेचर है और ये हाई टेम्परेचर है, तो ऐसा कोई डिवाइस नहीं है कि आपको ये क्यू से लोअर मतलब लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर करा दे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इन दोनों को मतलब जो आपका रिजल्ट है, मतलब एक तरह से बोले कि इन दोनों का मतलब तो एक तरह से बोले एक तरह से ये तो लिमिटेशन है कि यहां से आ नहीं जा सकता, तो इन लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए आपका दो इंजन आया जो कि नाम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन और हीट पंप, जो कि यहाँ पे क्या करता है, लोअर से आपका ये लोअर है ये हायर है, यहां से क्यू अमाउंट ऑफ है, क्यू यहाँ पे हायर होता है, क्यू लोअर, ये क्यू लोअर से क्यू हायर जाता है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क आपको देना पड़ेगा तभी ये काम करेगा। अगर ये लोअर से हाई कराना है वर्क मतलब हीट ट्रांसफर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड हो जाता है कि डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क सिस्टम को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया है सारी चीजें। तो देखिए रेफ्रिजरेशन लिखे यहाँ पे, रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, यहाँ पे एक हीट पंप होता है, ये दोनों लो से हाई पे जाते हैं। ठीक है, ठंडी के समय में क्या आप यूज करेंगे, हीट पंप यूज करेंगे, गर्मी के टाइम में क्या करते हैं, रेफ्रिजरेशन फ्रिज व्रिज काम करते हैं। तो ये क्या होगा, मेंटेन बिलो सराउंडिंग टेम्परेचर। हमें क्या करना रहता है, गर्मी के समय में ठंडा चीजें चाहिए तो सराउंडिंग से नीचे रहेगा तभी तो ठंडी चीजें रहेंगी, और इसमें क्या चाहिए, मेंटेन एवब सराउंडिंग टेम्परेचर। मतलब जो सराउंडिंग टेम्परेचर ठंडी के समय में क्या हो जाता है, यहाँ पे ठंडी के समय में क्या हो जाता है आपकी मतलब मान लीजिए कि 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए कि ये जो हमारा सिस्टम है या घर है, जो सिस्टम मान लेते हैं, तो इसका हीट बढ़ा दे, हीट पंप तो वही काम करता है। ये किस कब यूज करते हैं, ये हीट पंप हमारा ठंडी के समय में, ये हमारा कब होता है, गर्मी के समय में जब फ्रिज व्रिज यूज करते हैं। तो ये था इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हमने इसका डायग्राम बना लिया। देखिए यहाँ पे क्यूएल से क्यू हायर जा रहा है, यहाँ लोअर टेम्परेचर है, यहाँ पे हायर टेम्परेचर है। लोअर वाले को क्या बोलते हैं, सिंक बोलेंगे, यहाँ पे सोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें थी। यहाँ पे डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क यहाँ पे दे रहे हैं, तो जो हमारा पिछले में था उसका उल्टा हो गया, ये हमारा वहां से इधर से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा नीचे से जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे दिया रहेगा, सोर्सिंग नहीं दिया रहता है इसमें, तो उसी में आपको सोर्सिंग को यूज किया जाता है। यहाँ पे आपको दिया रहेगा कि लोअर टेम्परेचर या रेफ्रिजरेशन को इतना पे मेंटेन किया जाता है। अभी क्वेश्चन एक करेंगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो वहां पे हमने देख लिया सोर्सिंग वाले में, तो यहाँ पे देख लेंगे उसकी जगह पे क्या यूज किया जाता है। तो देखिए हमने जो लिखा था एक बार आप इसको देख लेंगे। यहाँ पे क्यू एल चाहिए रहता है, यहाँ पे क्या चाहिए रहता है, आपको गर्म करना रहता है, तो यहाँ पे क्या चाहिए, क्यू हायर वाला चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू हायर वाला चाहिए रहता है। यहाँ पे डब्ल्यू आप बैलेंस करके लगाओगे तो क्या हो जाएगा, क्यू एच माइनस क्यू एल। एक और चीज है, अगर मान लीजिए ये सारी चीजें नहीं दिया, टेम्परेचर में दिया, तो आप यहाँ पे ये इसका फंक्शन होता है टेम्परेचर का, तो आप रिवर्सिबल के लिए ये यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि रिवर्सिबल भी नहीं लिखा है तो हो सकता है क्वेश्चन में ना लिखा हो, लेकिन आपसे चाहता हो कि यही करो। ठीक है, अगर आपका ये सारी चीजें इससे नहीं निकल रहा है तभी आप टेम्परेचर यूज करेंगे। ठीक है, जैसे हमने पिछले में देखा था, अगर इस पे नहीं निकल पा रहा है, कोई डाटा नहीं दिया, तभी आप टेम्परेचर वाला यूज करेंगे। ठीक है, तो इससे ऐसे इस क्वेश्चनों को इस तरह सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन जो आया है एक बार देख लेते हैं उसको। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके बीएचयू एग्जाम में आया हुआ है, 2000 में आया हुआ है, तो यहाँ पे बहुत पहले का है, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि अगर आएगा तो ऐसे आप कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे आइडियल का मतलब रिवर्सिबल से है। ठीक है, आइडियल मतलब जो फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, तो रिवर्सिबल बोलेंगे, रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे फ्रीजर दिया हुआ है कि फ्रीजर एट ए टेम्परेचर आपका माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार इसका डायग्राम बना लेते हैं जैसा अभी बताए थे। आप कैसे बनाएंगे, यहाँ पे क्यू लोअर होता है, क्यू हायर हो जाता है, यहाँ पे डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आपका टी एल हो जाता है, यहाँ पे टी हायर हो जाता है, ऐसे बताया था। ठीक है, सीओपी आपका दिया गया है, सीओपी ऑफ द इंजन देखिए यहाँ पे लिखा गया है 5 है। तो सीओपी क्या बताते हैं, डिजायर्ड वर्क, डिजायर्ड मतलब आउटपुट एक तरह से बोले, अपॉन वर्क इनपुट। तो इसको अगर हम लिखना रहे, देखिए यहाँ पे कुछ क्यू यू के टर्म में नहीं दिया है, यहाँ पे पूछा क्या है, आपका टेम्परेचर पूछा है, तो मतलब यहाँ पे आइडियल है तो रिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल के लिए क्या बताए थे, आपका डिजायर्ड रेफ्रिजरेशन के लिए क्या हो जाएगा, टी एल हो जाएगा डिवाइडेड बाई टी हायर माइनस टी लोअर। अभी पिछला जो बताए थे वहीं से हम बताए थे, यहाँ पे आपका क्यू एल डिवाइडेड बाई क्यू एच माइनस क्यू एल। ठीक है, ये वर्क इनपुट होता है, ये आपका
जो डिजायर्ड होता है, तो यहाँ पे क्यू टी एल डिजायर्ड होगा, क्योंकि हमारा रेफ्रिजरेशन है तो क्या चाहिए रहता है, लोअर टेम्परेचर वाला चाहिए रहता है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब क्या बताए थे, पिछले वाले में बताए थे कि आप तुरंत क्या करेंगे, केल्विन में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रीजर का टेम्परेचर दिया है, तो ये देखिए हम क्या बताए थे कि ये जो आपको मेंटेन करना रहता है ये लोअर टेम्परेचर, मतलब सराउंडिंग से लोअर। तो यहाँ पे आप इसको कर देंगे कि आपका 273 और -13, तो मतलब 260 केल्विन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका छोटा वाला दिया है, जो नीचे वाला दिया रहेगा लोअर टेम्परेचर, ये हो जाएगा। फिर पूछा क्या है कि यहाँ पे द टेम्परेचर ऑफ द एयर टू विच द हीट इज रिजेक्टेड। देखिए उसमें हमारा इधर हीट रिजेक्ट हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है कि हीट यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा था। ये हमारा टी हायर वाला पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टी हायर आप निकाल लेंगे, तो टी लोअर कितना हो जाएगा 260, टी हायर आप टी हायर लिख देंगे 260 लिख देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो टी हायर माइनस यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए, टी हायर माइनस यहाँ पे 260 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। तो 5 25 हो गया, 10 हो गया। यहाँ पे टी हायर सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 हो गया, 5 5 10 1 हो गया, यहाँ पे 312। तो इसमें से केल्विन में देखिए कोई आंसर नहीं मिला, तो यहाँ पे 273 आप क्या करेंगे डिग्री सेल्सियस में चेंगे, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा देखिएगा 3 आ जाएगा, तो 39 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चनों को इस तरह आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर यहाँ पे मान लीजिए रेफ्रिजरेशन ना दे के हीट पंप दिया रहता है, तो हीट पंप के लिए क्या हो जाता है, क्यू हायर हो जाता है। ठीक है, क्यू हायर बटे में क्यू हायर माइनस क्यू लोअर, ये सीओपी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो पूछ लीजिएगा, हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे इसको और क्लियर वे में बताएं। ठीक है, अब यहाँ पे एंट्रोपी देख लेते हैं जल्दी से। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही देखेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। तो यहाँ पे हम वैसे एंट्रोपी मतलब क्या होता है, रैंडमनेस होता है। ठीक है, रैंडमनेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं पूछ जाएगा कि एंट्रोपी क्या होता है, जो क्वेश्चन आता है उस पर हम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है एंट्रोपी का, पढ़े होंगे, ds इज ग्रेटर देन इक्वल टू dq/t। dq/t कब होता है और ग्रेटर देन कब होता है, ये हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन आता है ये जनरल में हमारा ऐसे रहता है। एंट्रोपी क्या होता है, जैसे किसी भी का रेंडमनेस, मतलब आप थोड़ा सा वाइब्रेट कर दिए, रैंडम हो रहा है मतलब वाइब्रेट हो रहा है, तो उसका एंट्रोपी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे इसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो फार्मूला है, क्योंकि क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए रिवर्सिबल के लिए क्या हो जाता है, ds इज इक्वल टू dq। देखिए हमने बताया भी था कि अगर हमारा जो पॉइंट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है, तो पाथ फंक्शन को हमने ऐसे डिनोट किया था, और पॉइंट रहेगा तो क्या कर देंगे, d में डैश नहीं लगाएंगे। तो ये हमने सारे डिस्कस किए। तो यहाँ पे देखिए d डैश यहाँ पे लगाए हुए हैं, बहुत जगह आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमें आदत नहीं रहती है तो हम नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बट अगर लगाना रहे सही वे में तो यहाँ पे ऐसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इरिवर्सिबल के लिए क्या हो जाता है एंट्रोपी, ये ds क्या है, चेंज इन एंट्रोपी है। ये आपका हीट इतना दे रहे हैं या रिजेक्ट हो रहा है, जो भी हो रहा है, और इसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो रहा था, ऐसे आप कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इरिवर्सिबल के लिए क्या हो जाता है dq/t। अगर हम इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ds को जैसे ग्रेटर देन dq/t, तो मतलब कितना ग्रेटर होगा, तो यहाँ पे एक और डिफाइन करते हैं कि dq/t प्लस डेल्टा यहाँ पे जनरेशन होता है। ठीक है, तो ये जनरेशन होता है, इसको हम बोलते हैं इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। देखिए ये तो हमारा आपका जैसे क्यू अमाउंट ऑफ हीट आया गया उसके वजह से होता है, और ये किसके वजह से होता है, जैसे कोई भी मान लीजिए कि आपका जैसे एक सिस्टम है। ठीक है, यहां से हमें पता चलेगा कि क्यू अमाउंट ऑफ हीट आया गया, तो ये आप लिख देंगे dq/t। ठीक है, तो जितना आपका गया आया, फिर कुछ होता है कि इसके जाने के वजह से आपका ये जो सिस्टम है इसमें कितना इंटरनल आपका चेंज हुआ इरिवर्सिबिलिटी में। ठीक है, रिवर्सिबल होगा तो ये चीजें जीरो होती है। ये देखिए हमने लिखा भी है dq/t, तो यहाँ पे ये जो डेल्टा जनरेशन होता है वो जीरो होता है, अभी हम देख भी लेंगे। बट अगर इरिवर्सिबल है तो ये डेल्टा जनरेशन आपका कुछ ना कुछ होगा, और ये कभी निगेटिव नहीं होगा। तो इसको अगर हमें डिफाइन करना रहे तो क्या करेंगे कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा। एक तरह से और सिंप्लीफाई करें तो इरिवर्सिबिलिटी के केस में आपका हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही होगा, इक्वल के भी बराबर नहीं होगा। आप इक्वल कब करेंगे, जब रिवर्सिबल होगा। तो ऐसे इसको डिफाइन करते हैं। अब देखिए एंट्रोपी क्या है, एक तरह से प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आप डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो इसको देख लेंगे। प्रॉपर्टी का क्या बताए थे कि ये पॉइंट फंक्शन होता है, मतलब कि पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसको और भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल। अगर जो पाथ पे डिपेंड करता है, इधर से जाओ, उसको क्या बोलते हैं, इनडिफरेंशिएबल एग्जैक्ट। ठीक है, तो ये टर्म था इंपॉर्टेंट, आप देख लेंगे एक बार, और ये फार्मूला याद कर लेंगे। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए जो मेन क्वेश्चन आता है उस पे ले चलते हैं आपको।
अब देखिए ये एक प्रिंसिपल होता है एंट्रोपी प्रिंसिपल। अगर कभी क्वेश्चन में आ गया कि किसको बोलते हैं तो क्या होगा, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स हमने पढ़ा हुआ है सिस्टम प्लस सराउंडिंग को बोलते हैं, तो यहाँ पे ये चीज थी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देख लेंगे। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एंट्रोपी प्रिंसिपल किसको बोलेंगे तो डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी प्रिंसिपल। मतलब जब भी यूनिवर्स की बात करेंगे तो वो हमेशा कभी भी निगेटिव में नहीं जाएगा। अगर उसका एंट्रोपी देखे तो हमेशा 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा, तो उसी को एंट्रोपी प्रिंसिपल बोलते हैं। जैसे आप कोई भी आप डिस्टर्बेंस किए तो आपका एंट्रोपी बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है, तो ऐसा कुछ है। और सिस्टम सराउंडिंग का मतलब क्या है कि जैसे आपने अभी देखा है कि क्यू अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर किया, ठीक है, तो ये आपने भेजा कहाँ भेजा, ये हमारा सराउंडिंग है, सराउंडिंग में ही तो भेजा, तो यहाँ पे भी तो कुछ एंट्रोपी चेंज होगा। तो यहाँ आपने भेज दिया तो यहाँ पे भी एक किसी मतलब मान लीजिए सराउंडिंग में भेज दिया तो सराउंडिंग का टेम्परेचर 298 केल्विन होता है, ठीक है, मतलब है। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे तो जो आ रहा है ये आपका क्या हो जाएगा, मतलब सराउंडिंग का, तो Q डिवाइडेड बाई T0। और यहाँ पे मान लेते हैं कि T1 टेम्परेचर है तो यहाँ पे बोलेंगे Q डिवाइडेड बाई T1, लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे Q डिवाइडेड बाई T0। Q तो आ रहा है सेम, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर देखिए अलग अलग है। तो ये था इसका डिफरेंस कि सिस्टम में क्या लेंगे और सराउंडिंग में। और इसका जो मतलब आपका जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन है, ये जो हमने Q का देखिए ये फॉर्मूला क्या अभी पढ़े हैं कि dq बाई टी, तो मतलब जो q का साइन होगा वही तो ds का साइन होगा। तो हमने पढ़ा है कि सिस्टम में जा रहा है तो क्या बोलते हैं, इसको पॉजिटिव लेंगे। अगर सिस्टम से जा रहा है मतलब बाहर जा रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, तो निगेटिव बोलेंगे। तो जो हमने कन्वेंशन पढ़ा है उसी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक बार और अच्छे से देख लेते हैं, यहाँ उसी को एंट्रोपी चेंज यहाँ पे सिस्टम अगर बोलना चाहे तो क्या बोलेंगे, ds बाई मतलब dq बाई dt प्लस डेल्टा जनरेशन। ये क्या है, सिंपल है, मतलब यहाँ पे अगर जनरल में बोले तो ऐसे बोलेंगे। अगर रिवर्सिबल की बात करें तो ये डेल्टा जनरेशन क्या होता है, 0 हो जाता है, तो आपका dq बाई टी होता है। ये कभी पूछा नहीं गया है तो इससे आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। जो पूछा गया ये क्वेश्चन पिछले साल 2019 में आया हुआ है, तो इसलिए आपको ये पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका रिवर्सिबल के लिए आ गया। इरिवर्सिबल के लिए भी एक बार बात कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं रिवर्सिबल के लिए क्या होगा। देखिए यहाँ पे रिवर्सिबल के क्या होगा, dq बाई टी, ये आपका 0 हो गया, डेल्टा जनरेशन। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे केस आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारा सिस्टम है, ठीक है, तो यहाँ पे हीट ऐड किया जा रहा है, तो क्यू अमाउंट पे हीट एडेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हेन हीट एडेड, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा एस क्या हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका सिस्टम से, और यहाँ पे पहला केस हो गया हीट एडेड, तो क्या हो जाएगा, dq पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे हमारा सिस्टम है q जा रहा है तो प्लस लेते हैं, ठीक है। अब रिजेक्ट होता है मतलब सिस्टम से जा रहा है तो q क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, तो हमारा ds जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज करने लगेगा। ये हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पे यूनिवर्स का जो हम लिखे ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, बट सिस्टम का क्या होगा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपका बढ़ भी रहा है, यहाँ पे घट भी रहा है, और 0 भी हो सकता है। किस केस में 0 होगा, यहाँ पे एडियाबेटिक, एडियाबेटिक के केस में बताए हैं कि क्या होगा, एडियाबेटिक तो यहाँ पे हमने लिखा है। और किसके लिए केस स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे रिवर्सिबल के लिए। तो रिवर्सिबल का मतलब क्या हो गया, ये डेल्टा जनरेशन 0 हो गया। ये बहुत जगह नहीं दिया रहता है, तो ये हम यहाँ पे आपको बस बता दिए हैं, क्वेश्चन आपका इसी से बन जाएगा। तो यहाँ पे एडियाबेटिक में क्या बताए थे, क्यू आपका 0 होता है, हीट ट्रांसफर आपका 0 होता है, तो क्या हो जाएगा, जब dq 0 हो जाएगा तो यहाँ पे ds 0 हो गया, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, s1 इक्वल टू s2 हो जाएगा। मतलब चेंज इन एंट्रोपी 0, मतलब चेंज इन एंट्रोपी 0 मतलब एंट्रोपी क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया। यही क्वेश्चन आपका 2019 में आया था, देख लेंगे इसको। अगर हम इरिवर्सिबल की बात करें तो देखिए आपका क्या एक नया टर्म आ जाएगा, dq बाई टी प्लस डेल्टा जनरेशन आ जाएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा में। अब इसमें क्या होगा कि इसका भी देख सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन जो यहाँ पे बनेगा वो क्या बन सकता है कि जो सिस्टम होता है वो हमारा ऐसे क्वेश्चन आता है कि उसमें सिस्टम का जो एंट्रोपी होता है इंक्रीज भी करेगा, डिक्रीज भी करेगा, और क्या होगा, कांस्टेंट भी रहेगा। तो ये तीनों चीजें हो सकती है सिस्टम के साथ, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, आया भी हुआ है, तो आप इसको ध्यान दे लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर इरिवर्सिबल की बात करें तो यहाँ पे भी सेम चीज होती है, बट यहाँ पे कुछ होगा कि यहाँ पे डेल्टा जनरेशन आ गया। तो यहाँ पे देख लेते हैं, मान लीजिए कि हीट ऐड हो रहा है इसमें पहले केस में, ठीक है, तो हीट ऐड हो रहा है तो मतलब dq बाई टी लिखेंगे प्लस डेल्टा जनरेशन। और हमने क्या बताया है कि ये डेल्टा जनरेशन आपका हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे हीट ऐड कर रहे हैं ये भी पॉजिटिव, तो मान लीजिए कि ये आपका क्या होगा, एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है। तो पहला केस में ग्रेटर देन 0 हो गया। दूसरा केस ले लेते हैं एंट्रोपी का, जब आपका ये रिजेक्ट हो रहा है तो मतलब आपका ये निगेटिव हो गया dq बाई टी, प्लस ये पॉजिटिव होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये जो पॉजिटिव और ये निगेटिव दोनों बराबर हो जाए, तो इसमें क्या हो जाएगा, ds जीरो हो जाएगा। देखिए इसमें dq पे जीरो आया था, यहाँ पे यहीं पे जीरो आ गया, ठीक है। अब थर्ड केस देखे एडियाबेटिक के लिए, तो क्या हो जाएगा, ds dq बाई टी क्या हो जाएगा, dq बाई टी, मतलब ये वाला तो टर्म जीरो हो जाएगा, बट इरिवर्सिबल वाला टर्म अब भी रहेगा। तो ठीक है, यहाँ पे ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये हमेशा क्या बताते हैं, ग्रेटर देन या हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। एक और केस हो सकता है कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे जीरो हो गया, ठीक है। तो कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे dq बाई टी जो है अब प्लस यहाँ पे डेल्टा जनरेशन है, ठीक है। dq बाई टी बहुत ज्यादा निगेटिव हो गया, और ये मान लीजिए कि -10 का निगेटिव होगा, और ये +5 का, तो ये आपका -5 आ गया। तो यहां से ऐसे बोल सकते हैं कि जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज भी कर रहा है। तो ये हो सकता है ना तीनों में कि इरिवर्सिबल हो या रिवर्सिबल प्रोसेस हो, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे सिस्टम की बात कर रहे हैं ना कि यूनिवर्स की, यूनिवर्स नहीं है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये किसके लिए हम सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, सिस्टम के लिए। तो यहाँ पे एंट्रोपी डिक्रीज भी कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, और कांस्टेंट भी हो सकता है। चलिए जो क्वेश्चन आया था उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख भी सकते हैं पेपर से। विच प्रॉपर्टी यहाँ पे थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट, पूछा कि कौन से कांस्टेंट होता है ड्यूरिंग द रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक से क्या बताए थे, Q इक्वल टू 0 हो जाता है, और रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए क्या हो जाता है, PV का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपका दो कंडीशन है रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए। अगर एडियाबेटिक दिया है तो सिर्फ ये होता है, अगर रिवर्सिबल भी बोल दिया तो ये होता है। बट क्वेश्चन में क्या रहता है, कभी कभी आपका एडियाबेटिक दिया रहता है, तब भी आपको दोनों लगाना रहेगा, क्योंकि आपके पास कोई कंडीशन नहीं बचता, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान देंगे। अब क्या बोला है कि कौन से प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए आपका ये चीजें कांस्टेंट रहेगा, कौन सा, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अभी हम देखे थे कि ds क्या हो जाएगा आपका, dq बाई टी लिखते हैं एंट्रोपी का, और क्या लिखते हैं, डेल्टा जनरेशन, और रिवर्सिबल बोला है तो मतलब ये रिवर्सिबल के लिए 0 हो जाता है। और यहाँ पे क्या बोला है एडियाबेटिक, तो एडियाबेटिक के लिए क्या हो जाता है, q भी 0 हो जाती है। तो dq 0 हो गया, तो आपका ये बोल सकते हैं कि ds आपका क्या हो गया, यहाँ पे ds क्या बोलेंगे कि ds 0 हो गया, तो मतलब s इक्वल टू S1 हो गया आपका, एंट्रोपी आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए ये वाला हम कुछ अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे, अभी कुछ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो जेई में आया हुआ है। यहाँ पे देखिए कि लिखा है कि डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ है, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो होने का मतलब आने का चांस है, तो एक बार देख लेते हैं। डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ ए से बी इज डिफिकल्ट, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जाना मुश्किल है, ठीक है। तो क्या है, इट इज कैरीड आउट बाई, कैसे है, यहाँ से पहले जाएगा फिर इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये आपको एंट्रोपी दिया है कि एंट्रोपी ए से सी जा रहा है तो 50 है। EU क्या है आपका, एंट्रोपी का यूनिट है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। यहाँ पे है, यूनिट से हमें नहीं मतलब है, जो यूनिट रहेगा वो खुद ही आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पूछा क्या है कि यहाँ पे एंट्रोपी पूछा ए से बी क्या होगा, तो चलिए इसका लिखना चाहें तो ए से बी आपको ये कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या बताए थे कि अभी ये जो आपका होता है ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर हम किसी एक प्रोसेस के लिए बात करें तो ए से बी जाना है, तब तो आप सम ले सकते हैं ना। यहाँ पे तो साइकिल या कोई साइक्लिक प्रोसेस नहीं बोला है, तो यहाँ से एक तरह से देखा जाता है ए हो गया, ये बी हो गया। तो आप चाहे इधर से जा सकते हैं या ऐसे जाइए फिर यहाँ आइए, तो दोनों से बराबर ही होगा। तो हम इसी टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं सम वाले फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेल्टा एस ए से सी, ठीक है। तो ए से सी जा रहा है, फिर कहां से, डेल्टा एस आपका बी से सी से डी जाएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन में दिया ए से सी फिर सी से डी, फिर डेल्टा एस आपका क्या हो जाएगा, डी से बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप तीनों का सम कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा, ए से बी का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा ए से सी के लिए देखिए क्या दिया है, 50 दिया है। यहाँ पे डेल्टा सी से डी के लिए क्या दिया है, 30 दिया है। और यहाँ डी से बी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ डी से बी के लिए होना चाहिए, बट यहाँ पे दिया क्या है, बी से डी, तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -20 लिख देंगे। तो ये चीज आप देख लेंगे ध्यान से, क्वेश्चन में क्या दिया। यहाँ पे देखिए डेल्टा एस, मतलब यहाँ पे बी से डी होना, मतलब यहाँ से डी से बी होना चाहिए, बट दिया क्या है यहाँ पे बी से डी दे दिया। तो यहाँ पे देखिए इसका सही दिया, इसका सही दिया, यहाँ पे उल्टा दे दिया, तो इसका माइनस कर देंगे। तो जो आप सॉल्व करेंगे उसका आंसर आ जाएगा। तो 80 हो जाएगा, -20 हो जाएगा, +60 का आपका EU आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को इस तरह आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब कुछ जो देख रहे थे उसको देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एंट्रोपी निकालने के लिए आ जाता है क्वेश्चन, जेई मेन में आया हुआ है। तो एक क्वेश्चन इस वाले फॉर्म पे आया है, ठीक है। मान लीजिए कि इस पे आ गया तो कैसे करेंगे, या इस पे आ गया तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है 3 कंडीशन, थर्मल रिजर्वायर। तो थर्मल रिजर्वायर क्या बताते हैं, यहाँ पे आपका कुछ थर्मल रिजर्वायर है, यहाँ से आपका हीट जा रहा है या
आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा एक थर्मल रिजर्वायर का जो कि कांस्टेंट होगा। तो अगर हमको लिखना रहे कि इसका एंट्रोपी क्या होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q/T। और देखिए प्लस माइनस किसके अकॉर्डिंग होगा, Q के अकॉर्डिंग होगा। तो अगर सिस्टम से जा रहा है तो देखिए इस केस की बात करें तो यहाँ पे -Q/T हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ रहता कि यहाँ पे Q जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाता, Q/T हो जाता। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया गया है थर्मल रिजर्वायर का तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब सॉलिड और लिक्विड के केस में क्या बताए थे, यहाँ पे क्या हो जाता है, Cp = Cv के बराबर हो जाता है और Cp/Cv = C हम मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे, जो फार्मूला लगाएंगे, अगर कोई भी मेटल दिया है जैसे सॉलिड हो गया या लिक्विड हो गया तो उस केस में कैसे सॉल्व करेंगे, एंट्रोपी mc ln T2/T1, ठीक है, फाइनल बाय इनिशियल। अगर हम इसी को यहाँ पे ln में दिया है, ln e के टर्म में दिया, ठीक है। अगर log वाले फॉर्म में बेस 10 वाले में यूज करें तो क्या करते हैं, यहाँ पे log 10 हो जाएगा और क्या करेंगे 2.303 यहाँ पे log 10 हो जाएगा और यहाँ पे T2/T1 लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे आपको अच्छा लगे याद करने के लिए वैसे आप याद कर सकते हैं। ये गैस के लिए है तो यहाँ पे गैस के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, MCV है, MCV मतलब यहाँ पे तीनों फार्मूला है जो दिया रहेगा। मान लीजिए कि टेम्परेचर दिया, वॉल्यूम दिया तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, टेम्परेचर प्रेशर दिया तो ये फार्मूला लगाएंगे, और प्रेशर और वॉल्यूम दिया तो ये फार्मूला लगाएंगे। जैसा दिया रहेगा आप देख लेंगे, ठीक है। तो ये गैस के लिए होता है, ये सॉलिड और लिक्विड के लिए ये लगाएंगे और थर्मल रिजर्वायर के लिए ऐसा लगाएंगे, ठीक है। तो एंट्रोपी एक बार देख लेंगे, उसके बाद आपको इजिली सॉल्व करने को हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन जो आया हुआ है उसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए जेईई मेन का क्वेश्चन आया हुआ है तो देखते हैं। एंट्रोपी चेंज इन्वॉल्व, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, ये सब बता चुके हैं, ठीक है। आइसोथर्मल रिजर्वायर बट मतलब आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन दिया, ठीक है। तो एक्सपेंशन क्या बताए थे, वॉल्यूम आपका एक्सपेंड करेगा। यहाँ पे n = 2 मोल दे दिया है ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम ए वॉल्यूम यहां से यहां तक, ठीक है। तो हम अभी पढ़े थे डेल्टा S = क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का है तो यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम वाला। तो MCV ln यहाँ पे T2/T1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा MR ln V2/V1। ऐसे फार्मूला अभी पिछला देखे थे उसी को हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अब सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो यहाँ पे देखिए ये 0 टर्म हो जाएगा, ये T/T हो जाएगा तो ln1 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये आप अगर नहीं पता है तो यहाँ पे log 10 का log बेस 10 1 का वैल्यू तो पता ही होगा, तो इसको आप उसमें भी चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा जैसे यहाँ पे ln में, तो अगर इसको सॉल्व करना रहे तो हम अगर इसको लिखना रहे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 2.303 यहाँ पे MR, ठीक है, और ln यहाँ पे log ही लिख दीजिए। अब ln से log लिख सकते हैं यहाँ पे V2/V1। तो क्या किया हमने, यहाँ पे बेस E था, यहाँ पे बेस 10 में चेंज कर दिया। यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा होगा, यहाँ पे 2.303 हो जाएगा, ठीक है। तो आप सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जो क्वेश्चन दिया गया है n दिया गया है तो यहाँ पे हम ये फार्मूला m के लिए लगाते थे, n के लिए चेंज करना तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो r का वैल्यू हमने बताया हुआ है पहले भी, r बार अपान क्या लिखते हैं, मोलिकुलर वेट। तो यहाँ पे m मोलिकुलर वेट क्या हो जाता है आपका, मोल हो जाता है। तो n लिख देंगे। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या लिखेंगे, 2.303 n हो जाएगा। यहाँ पे 8.314 लिखेंगे, r बार का वैल्यू होता है, और यहाँ पे log 10। और देखिए यहाँ पे वॉल्यूम आपका जो एक्सपेंड होने के बाद है ये 100 है, और यहाँ पे जो पहला है मतलब इनिशियल वॉल्यूम कितना है, 10 है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ln 10 का वैल्यू 1 होता है। बस सिंपली आपको क्या करना है, ये सॉल्व कर लेना है। तो 38.3 आपका आंसर आएगा। तो कुछ अप्रैक्स करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में यही तक। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप पूछ सकते हैं, एक बार आप अपने से देख लीजिएगा, बिल्कुल ही आसान है। तो जैसा भी होगा आप बता दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग हम अगले वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो में रहने देते हैं।